चुका है और इतिहास किस आधार पे बना है। 2010 का परफॉर्मेंस अगर एनडीए खेमा दोहरा रहा है तो इसके पीछे क्या वजह है, वो कौन सी स्ट्रैटेजी है, क्या वाकई इस चुनाव में अंडरकरंट था, वो कौन सा मुद्दा था जो सबके बीच छाया रहा, खासकर बिहार के उन वोटर्स के बीच जिन्होंने एनडीए खेमा को इतनी बड़ी जीत और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको हम कह रहे हैं उस तरीके से दी है। लेकिन दूसरा खेमा यानी महागठबंधन कहां चूक गया। रोजगार पे बातें हो रही थी, फ्रीबीज की बातें वो भी कर रहे थे। 2,40,00,000 परिवार है बिहार में और दावा ये किया जा रहा था कि इन तमाम घरों को हम देंगे क्या सरकारी नौकरी। लेकिन इन सब वादों के बावजूद सिर्फ और सिर्फ यादव और मुस्लिम ने ही वोट किया है आरजेडी को, ये तो अब तय हो चुका है। लेकिन वो कौन से वोटर हैं और वो कौन से वादे हैं जिस पे इस तरीके से अटूट भरोसा दिखाया है बिहार के वोटर ने एनडीए खेमा पर, जहां पे अब तो ये भले ही ये मजाक की बातें होंगी लेकिन बीजेपी को अब जेडीयू की जरूरत नहीं है, इतनी सीटें अकेले बीजेपी को आ गई है। यानी बीजेपी, एलजेपी, आरएलएसपी, हम और इसके अलावा अगर 2-4 विधायक इधर उधर हो जाते हैं नहीं, उसकी तो भी खेल जरूरत कुछ नहीं गड़बड़ हो रीमा, नहीं जाएगा। रीमा, हाँ। उसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी जो फिलहाल जो रुझान है उसके मुताबिक बीजेपी 91 सीटों पर, एलजेपी जो है 22 सीटों पर, हम 5 सीटों पर, आरएलएम 4 सीटों पर, ये तो 122 हो ही गए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी भी जो नीतीश की जरूरत है वो बीजेपी को केंद्र में है, क्योंकि उनके पास 12 सांसद हैं। नीतीश को यहाँ छोड़ने का मतलब है केंद्र में भी उनका साथ छोड़ना, फिर आपकी सारी निर्भरता टीडीपी पर हो जाएगी और बीजेपी कभी ये रिस्क नहीं लेगी कि वो केंद्र में सिर्फ एक पार्टी पर निर्भर है। तो मुझे ये नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन हाँ, दिलचस्पी के लिए और चखल्लस के लिए अच्छा विषय है कि क्या जेडीयू चेहरा बाहर बदल करके सकता भी है। बीजेपी इतने में इतना जरूर हो सकता है कि नीतीश के चेहरे पे सहमति ना बने और ये नीतीश के मुंह से ही कहलवा दिया जाए कि हाँ नहीं, ये 2020 में हुआ था। 2020 में नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि मैं नहीं बनूंगा, लेकिन फिर वो बीजेपी ने वहां उस वक्त उसकी वजह रीमा ये थी सीटें कम आई थी, शिकायत ये थी उस वक्त कि चिराग के चलते तुमने मुझे डेंट किया है और मेरी इतनी सीटें कम हुई है, इस नाराजगी में वो कह रहे थे। नहीं, सीटों की संख्या भी कम थी, सीटों की संख्या भी कम थी, सीटों की संख्या कम थी, लेकिन बड़ी वजह ये थी। और नीतीश कुमार का एक रिकॉर्ड रहा है जब उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा था लोकसभा चुनाव में, तो उन्होंने इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को कुर्सी सौंप दी थी। चलिए, हमारे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक ने बीच में अच्छा खासा ब्रेक भी लिया। अभिषेक, ये बताइए, सुबह जब हम 9-10 बजे जुड़े थे और हमें बात कर रहे थे कि क्या इंडिया 130-40 पे पहुंचेगा और अब इंडिया 200 पर पहुंच गया। ऐसा लग रहा है कि अब की बार 200 पार हो गया है। मतलब कितना शॉकिंग ही आपको लग रहा है जितनी हमने सुबह से या कल से चर्चा की और जितना अब तक चुनावों को देखा है। ये हिंदी की जो कवरेज हम कर रहे हैं कल से, उसके बीच में मैं उठ के हिंदुस्तान टाइम्स के लिए अंग्रेजी के लिए चला गया था कि 2-4 एक्सप्लेनर कर देता हूं। अच्छा। और जो नहीं, हमें लगा डिकोड करने के लिए आप गए हैं कि आखिर इस चुनाव में ऐसा क्या हो गया है। हाँ, तो जितना कुछ हुआ है उस पे भी आपके बगल में बैठे बैठे जब से अंदर आया हूं तो अब अंग्रेजी बाहर रख के हिंदी लेके मैंने 8 लाइनों में कविता लिख दी है, सुना देता हूं। अदद 122 सीटों की थी दरकार, बिहार की जनता ने करवा दिया एनडीए को लगभग 200 पार। चुनाव से पहले थे कई सवाल, एक साथ बिहार की जनता ने दे दिए सबके जवाब। प्रशांत किशोर को कहा अलविदा, नीतीश बाबू और बीजेपी को फिर से नमस्कार। राहुल और तेजस्वी के पास अब वक्त ही वक्त है, करें हार के कारणों पर विचार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये विचार तो राहुल गांधी मुझे लग रहा है 2014 से ही कर रहे हैं, लेकिन इस विचार का सिर्फ अभी तक आचार बना है, लेकिन वो व्यवहार में नहीं उतरा है। तो ये भी एक छोटी सी तुकबंदी मेरी पता नहीं कब उतरेगा व्यवहार में, क्योंकि अब जो इलेक्शंस की गिनती है, राहुल मानेंगे जो विपक्ष हारता आ रहा है वो बढ़ती ही जा रही है। वही नेशनल मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन बिहार एक अलग ही मूड का प्रदेश रहा है और उसके बारे में मैं कल से अपने दर्शकों के सामने दोहरा रही हूँ। वो बड़ी बातें मैं बताऊंगी, लेकिन एनडीए की डबल सेंचुरी, मतलब जहां तक एनडीए के नेताओं ने भी इस चुनाव में नहीं कहा था कि 200 पार कर लेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे ये दावा किया जा रहा था। लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूं दर्शकों के सामने, लाइव हिंदुस्तान के दर्शकों के सामने, कि ये तो बीजेपी को भी नहीं मालूम था कि जीत की और सीटों की संख्या इतनी बड़ी होने जा रही है और ये संख्या 200 पार। तो सबसे बड़ी खबर, डबल सेंचुरी, एनडीए खेमा में खुशी की लहर और पार्टी दफ्तरों में पटाखे, और शाम को बीजेपी दफ्तर यानी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो अंदाजे बयां आज पीएम मोदी का क्या होने जा रहा है 200 पार पे। चलिए, अब हम नोएडा स्टूडियो चलते हैं। हमारे सहयोगी इमरान वहां से मौजूद हैं।
इमरान पहले तो यही अभी बड़ा इमरान शॉकर हमारे है। साथ नहीं जुड़े हैं। अभी बड़ी नहीं जुड़े खबर मैं दर्शकों को एक बार फिर बता देती हूँ कि आंकड़ा 200 पार हो चुका है, यानी एनडीए खेमा बेहद खुश है। लेकिन अभिषेक, मैं अभी शुरुआती वक्त में ये दर्शकों के सामने कह रही थी कि ये कौन सा अंडर करंट था। मतलब ये तो बीजेपी के नेता हो या पत्रकार हो या सेफोलॉजिस्ट हो, जितने भी दावे कर ले, यहां तक कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार, अपने बारे में एक कही हुई उनकी बात सच हो गई कि या तो अर्श नहीं तो फर्श, वो तो सच है। लेकिन 50% तो उन्होंने हाँ, जो क्लेम किया था वो हो गया। एक जगह मैं छूट नहीं देने वाली। उन्होंने कहा था कि अगर 25 सीटें जेडीयू की आ जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये लिख के उन्होंने सादे कागज पे दिया है। लेकिन इस बीच में अभिषेक, किसी सवाल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी। इमरान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे मैं नोएडा स्टूडियो का रुख करती हूँ। और इमरान, सबसे पहले तो उन तमाम वीवीआईपी सीट्स के बारे में बताइए जिसपे पूरे बिहार नहीं बल्कि देश की निगाह है। जी, एक बार अपना अपना सवाल फिर से दोहराइए रीमा। इमरान, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंचे, एक बार अपना सवाल फिर से दोहराइए। बस मेरा सवाल यह है कि जो बिहार की वीवीआईपी सीट है उसकी स्थिति बताइए फिलहाल। बिल्कुल, वो सीट जिन पर सबकी नजर थी। एक तो पहली बात जो निकल कर सामने आ गई, सभी हम लोग जान रहे हैं कि चौतरफा प्रदर्शन बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का बिहार में हुआ है। 2010 में ये परफॉर्मेंस देखने को मिला था बीजेपी का, जब 91 सीटें उन्होंने जीती थी। आज 2025 में उसी को उन्होंने दोहरा दिया है एक तरह से। लेकिन उस वक्त 2010 में जेडीयू का जबरदस्त प्रदर्शन रहा था। इस बार जेडीयू 78 सीटों पर हमें नजर आ रही है फिलहाल, रुझानों में आगे बढ़ती हुई। लेकिन आप जो पूछ रही हैं, काराकाट सीट, ज्योति सिंह, जिनका बड़ा चर्चा था, बड़ा जिनकी बड़ा हल्ला हुआ, बहुत तमाम पवन तरह सिंह से की पत्नी। उनके साथ वाद विवाद जुड़े रहे। पवन सिंह की पत्नी है, वो तीसरे नंबर पर हैं इस वक्त काराकट से, आपको बता दूं मैं। और इसके अलावा छपरा से खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं और उम्मीद नहीं है कि वो इसे कवर कर पाए। हालांकि अभी काउंटिंग अभी भी जारी है। और जो महुआ सीट है, तेज प्रताप, तेजू भैया करीब करीब हार गए हैं। हम अब कह सकते हैं कि वो हार गए हैं अपनी सीट। ये एक अहम बात आपको बता दें। इसके अलावा जो ये सीमांचल का इलाका था, जिस पर हम बार बार इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम सियासत की वो एक प्रयोगशाला मानी जाती है। वहां पर हमने जो पहले चर्चा की थी, एआईएमआईएम कुछ हासिल नहीं कर पा रही थी, फिर आया कि एक सीट हासिल कर पा रही थी, फिर बात हुई दो, लेकिन अभी 5 सीटों पर, यानी पिछले प्रदर्शन की तरह 5 सीटों पर उनके प्रत्याशी रुझानों में आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। ये जोकीहाट, यहाँ पर जेडीयू से सीधा मुकाबला है, मोहम्मद मुर्शीद आगे हो गए एआईएमआईएम के। ठाकुरगंज में भी जेडीयू से मुकाबला है, गुलाम हसनैन आगे हो गए हैं। आरजेडी से मुकाबला है कोचा धामन में, यहाँ पर एआईएमएम के सरवर आलम आगे हो गए हैं। इसी तरह से आमौर में अख्तरुल ईमान, उन्होंने तो गति पकड़ ही ली थी, वो जेडीयू से उनका मुकाबला है। और बीजेपी से मुकाबला है 22 सीट पर गुलाम सरवर का, ये भी आगे चल रहे हैं। ये सीमांचल की बात है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आरजेडी और कांग्रेस ने वहां पर पूरी ताकत लगाई थी। इमरान प्रतापगढ़ी को उतारा, वो तो वहां खूंटा गाड़ कर बैठ गए थे। इकरा हसन को उतारा गया, समाजवादी पार्टी की नेता सांसद। मोहम्मद अफजाल को उतार दिया गया, समाजवादी पार्टी के नेता सांसद। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और मुकाबले में एआईएमआईएम के जेडीयू है, आरजेडी नहीं। मतलब आप सोचिए, आरजेडी की इस कदर गत बनी है कि वो मुकाबले में ही नहीं है सीमांचल में। जबकि ऐसा माना जा रहा था कि एआईएमआईएम के मुकाबले जो 15 सीटों पर लड़ रही थी, आरजेडी कम से कम मैदान में होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये एक अच्छी बड़ी बात है कि एआईएमआईएम ने अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखा है सीमांचल में, अगर हम देखें। लेकिन अब बड़ा सवाल, हम लोग न्यूज रूम में भी चर्चा कर रहे थे रीमा, नीरज जी, कि बीजेपी की जो सियासत है, जो उनका तौर तरीका है, वो अब देखने के लिए मिलेगा। और नीतीश कुमार को सीएम बनने में बड़ा अड़ंगा हो सकता है, क्योंकि जो जेडीयू के लीडर हैं वो बार बार ये ट्वीट कर रहे हैं कि नीतीश ही रहेंगे सीएम। तो ये किसे बताया जा रहा है, किसे ये बात कही जा रही है, इस पर अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। क्योंकि जिस तरह का जबरदस्त और प्रचंड जीत एनडीए को मिली है, बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है, और आरजेडी का जो नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए नीतीश कुमार के कहीं और जाने की संभावना नहीं बनती है। ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि सीएम उनका रहे।
ये हो सकता है कहीं ना कहीं। नीरज जी, मैं इस सवाल पर आपके साथ आना चाहूंगा। क्या ये मुमकिन है? नीतीश के लिए राह मुश्किल है? नहीं, इसमें देखिए दो बातें हैं। पहले तो जो गणित है, जो अर्थमेटिक है, वो तो ये कहता है कि अगर बीजेपी चाहे तो वो एलजेपी के साथ, आरएलएम के साथ और हम के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, क्योंकि वो आंकड़ा 122 पर पहुंचता है। और जी। एक ये तो गणित कहता है, तो हो सकता है। लेकिन जैसे हमने कहा कि राजनीति में जो व्यवहारिकता देखी जाती है, और जो मैंने देखा 10 सालों से एनडीए की सरकार को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात को लेकर अच्छे खासे सतर्क रहते हैं कि केंद्र में जो सरकार है उस पर कोई संकट ना आए। तभी आप देखिए जी। पिछले चुनाव में, जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे, बीजेपी कहीं ज्यादा बड़ी पार्टी थी और जेडीयू से तकरीबन 20-30 सीटें कम थी, उसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया। लेकिन अब तो स्थिति और गंभीर है। तब तो बीजेपी के पास 315-20 सीटें थी एनडीए के पास केंद्र में, लेकिन अभी तो केंद्र बीजेपी के संकट को जेडीयू तो टीडी पर महाराष्ट्र में निर्भर है। शिंदे भी ऐसे संभाले में हुए हैं नीरज जी। बावजूद इसके उनको डिप्टी सीएम बनना पड़ा। सीएम बने रहने के पहले बावजूद भी आज बीजेपी ने अपना सीएम ही वहां पर बैठा है। कहां पर? महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, महाराष्ट्र में लेकिन बीजेपी निर्भर नहीं है ना उस तरह से, क्योंकि वहां पर जो उसका एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ जो समझौता है, वहां पर उसका कद इतना बड़ा नहीं है। लेकिन टीडीपी जिसके पास 16 सीटें हैं और जेडीयू जो 12 सीटें हैं, इनके ऊपर बड़ी निर्भरता है बीजेपी की। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि सीएम की कुर्सी के लिए केंद्र की सरकार पर किसी तरह की आंच आए, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर दूसरी तरफ अगर बात करें कि संभावना की, तो देखो संभावना तो ऐसा लगता है कि बीजेपी में ख्वाहिश तो यार होनी भी चाहिए। पिछली बार भी वो जेडीयू से ज्यादा सीटें उसने पाई थी, इस बार भी पाई है। जून में मुझे याद आता है कि इंटरव्यू दिया था अमित शाह ने, जब तब उनसे पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार सीएम होंगे, तो उन्होंने कहा कि सीएम कौन होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन अभी मैं ये बता सकता हूं कि जो चुनाव लड़ रहा है एनडीए, वो अमित शाह, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहा है। फिर 16 अक्टूबर को अमित शाह से फिर पूछा गया, तब उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अभी मैं कैसे कह सकता हूं। लेकिन जब ये बात तूल पकड़ी तो 2 या 3 नवंबर को अमित शाह का, एक मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, 2 या 3 नवंबर को जब अमित शाह का फिर से इंटरव्यू हुआ, तब उन्होंने कहा कि नहीं, नीतीश ही हमारे फेस होंगे। तो ये अगर मैं इन बयानों को लूं तो इससे ये तो लगता है कि हाँ, अमित शाह और बीजेपी के भीतर इस बात की ख्वाहिश भी है, रियलाइजेशन भी है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम हकदार भी हैं कि हम लगातार बड़ी पार्टी साबित हो रहे हैं, तो हमारा ही चेहरा सीएम होना चाहिए। लेकिन नीतीश के जो तेवर इतने सालों में रहे हैं कि अगर मैं रहूंगा, भले ही वो छोटे पार्टी के तौर पर, छोटे पार्टनर के तौर पर हूं, लेकिन मैं सीएम ही रहूंगा, और अगर नहीं रहूंगा तो फिर मैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि डिप्टी सीएम बनूं या कुछ ना ही बनूं। तो उसे देखकर मुझे लगता है कि बीजेपी शायद नीतीश कुमार को ऑफेंड नहीं करेगी। लेकिन राजनीति तो अनिश्चितताओं का खेल है, होने को कुछ भी हो सकता है। होने को हो सकता है बीजेपी और आरजेडी भी मिलकर सरकार बना लें, क्योंकि लालू जी पर केस भी चल रहे हैं। चलिए, हम लोग चूंकि चर्चा में आ गए हैं, हम लोग अपडेट तो ले ही रहे हैं, लेकिन चर्चा चूंकि चली है तो ये भी, रीमा आप भी लगातार बिहार में रही, घूमी, और इस चुनाव के दौरान क्या लग रहा है? आपने बहुत सारी बातें बताई। ये बात सच है कि तेजस्वी सीएम का फेस थे। आपने बताया कि लोगों की राय उनको लेकर अलग थी, लेकिन ये सच है कि वो एक सीएम का फेस थे, और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया और जिस तरह से उन्होंने भी मेहनत की, लेकिन 50 तक का भी आंकड़ा पार नहीं हो पाया। वो अगर कहां इस पे पूरे उनको एनालिसिस के नुकसान हो बाद रहा है, इमरान, मैं इसका जवाब दूं उससे पहले एक दर्शकों को बड़ी खबर बता दूं, उसके बाद एक एक करके इस पे हम आगे बढ़ेंगे। जी। वो कौन-कौन सी वीवीआईपी सीटें हैं और कहां-कहां से कौन पीछे चल रहा है, वो मैं बता दूं। राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति राघोपुर के लिए और खासकर तेजस्वी यादव के लिए क्या हो सकती है? 10 साल से वहां पे हैं वो विधायक के तौर पर, और राघोपुर से जो यादव हार्टलैंड माना जाता है, यादव लैंड जिसको कहा जाता है, और गोपालगंज से ताल्लुक लालू प्रसाद का होने के बावजूद उन्होंने राघोपुर को कर्म भूमि के तौर पर चुना, और वहां से उनके बेटे अब पीछे बहुत देर से चल रहे हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं। वहां पे स्थिति ये थी कि यादव बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, यहाँ भी नुकसान। कुटुंबा से राजेश राम कांग्रेस पार्टी से पीछे। खेसारी लाल जो कि पूरे चुनावी माहौल में छाए रहे, वो भी पीछे चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी, ये फायर ब्रांड चेहरे हैं, मतलब अपनी अपनी पार्टी के, और ये सभी देखिए कैसे पीछे चल रहे हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे हो चुके हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे, कुटुंबा से कांग्रेस के राजेश राम पीछे हो चुके हैं, और खेसारी लाल यादव जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि अपनी सीट आराम से निकाल लेंगे, लेकिन उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। लेकिन अभी भी आखिर तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हाई प्रोफाइल सीटों की मैं स्थिति बता रही हूँ, जहां पे बहुत बुरे तरीके से ये राजनेता फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
रहे हैं और ये लालू के दोनों लाल हैं। एक तो जो सियासी उत्तराधिकारी हैं यानी तेजस्वी यादव, और दूसरे वो जो पार्टी से और परिवार से दोनों से बेदखल किए गए हैं, तेज प्रताप यादव। उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो शायद महुआ सीट निकाल ले। कहा क्या जा रहा था, यादव वहां से खुल के बोल रहे थे, लेकिन अभी वो कौन से समीकरण में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे वो इतने पीछे हो गए हैं, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो इमरान, आपने मेरे सामने वो जो सवाल रखा था कि तेजस्वी यादव कहां पे चूक गए। मुस्लिम और यादव के अलावा तेजस्वी को बिहार के किसी भी जाति का, किसी भी वोटर का वोट नहीं मिला है। ये तय हो गया है उनकी सीटों की संख्या को देखकर। शुरुआती वक्त में जिस तरीके से वो रोजगार के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे थे और अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार को घेर रहे थे, वहां तक तेजस्वी यादव बहुत सही जा रहे थे। ये उनका चुनावी कैंपेन कहां से गड़बड़ होता है ये मैं आपको बताती हूँ। राहुल गांधी की वो कैंपेन जिससे कांग्रेस पार्टी में तो राहुल गांधी ने जान फूंकने की वाकई कोशिश की। कांग्रेस पार्टी की CWC की बैठक आजादी के बाद पहली बार बिहार की राजधानी पटना में होती है। ये सब कुछ ठीक था, लेकिन ये तेजस्वी यादव के लिए सही नहीं था, क्योंकि तेजस्वी यादव वोट चोरी के मुद्दे पर कूद जाते हैं वहां से। वोट चोरी, SIR कोई मुद्दा ही नहीं था बिहार के लिए। अब ये जो 200 का आंकड़ा एनडीए खेमा ने पूरा किया है, उसके बाद तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि माहौल अंडर करंट था। और 3-4 पहलू जो मैं दर्शकों को सुबह से गिना रही हूँ, वो है 10,000 का मुद्दा, वो है पेंशन की राशि 400 से 1100 कर देना, वो है बेरोजगारी भत्ता, वो है इसके अलावा 5 किलो राशन जिस पे कोई नहीं बात कर रहा है। 5 किलो राशन सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों की जो केंद्र सरकार की योजना है कोविड के बाद से, उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है। हम दिल्ली में रहने वाले लोग दिल्ली के चश्मे से बिहार या फिर अन्य प्रदेश के चुनाव को देखते हैं, लेकिन ग्राउंड पर कितनी गरीबी है, कितने लोग पिछड़े हुए हैं, ये सब फ्री बीच से देखकर पता चलता है। तारिक अनवर उनको सुन रहा था, तो उन्होंने भी ये बात कही, कांग्रेस से सांसद हैं वो, बिहार से ही। वो कह रहे थे कि 10,000 रुपए चुनाव के बीच में बांटना, जहां बिहार में बहुत ज्यादा इस वक्त गरीबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वहां अगर महिलाओं को 10,000 रुपए मिल जाते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसका असर इलेक्शन के नतीजों पर पड़ना लाजमी था। ये एक बड़ी वजह रही। वो ये आरोप लगा रहे थे, वो ये बात अपने तरीके से बोल रहे थे। बिल्कुल। और इसमें इमरान जो एक और चीज जो हाईलाइट होती दिख रही है इस बड़ी जीत में, अभी मैं देख रहा था कि जो 29 मंत्री हैं सरकार में एनडीए की, जिसमें 16 मंत्री बीजेपी के हैं और 13 जेडीयू के हैं, ये सभी के सभी अपनी सीटें जीत रहे हैं। दोनों जो डिप्टी सीएम है ये भी जीत रहे हैं। बीजेपी अगर ज्यादा सीटें ला रही है जेडीयू से, तो इसका मतलब है कि सिर्फ अकेले नीतीश कुमार और उनकी सरकार की जीत नहीं है, ये बतौर पार्टी बीजेपी जो केंद्र में काम कर रही है, राज्य में भी जो उसकी भूमिका रही है, ये उस पर भी मोहर है। मुझे लगता है इतने सारे जो मल्टी फैक्टर्स इसमें है, इसलिए जीत इतनी बड़ी हुई है। किसी एक या दो चीजों की जीत नहीं है। मंत्रियों का जीतना इसका मतलब प्रो इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। बीजेपी का ज्यादा जीतना इसका मतलब है कि केंद्र में मोदी जो है उनके काम पर भी ठप्पा है। और नीतीश तो 10,000, जैसा कि रीमा ने कहा कि 10,000 जो उन्होंने लोगों को दिए हैं, उसने तो फिर एक अलग जो जाति महिला की बनाई है, और वो महिला की जाति कह सकते हैं कि अपनी निजी जाति से जिसमें वो पैदा हुई है, भली वो यादव है, कुर्मी है, कायस्थ है, कुछ भी ऊपर, उससे ऊपर उठ के जो उसने नीतीश को वोट दिया है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी और इतनी प्रचंड जीत जो है वो एनडीए को मिलने वाली है। जाति की बात हो रही तो ये अध्ययन भी चल रहा है, और इस वक्त जो एक इसको लेकर एनालिसिस चल रहा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी ने टिकट बंटवारे में भी तेजस्वी ने एक जाति विशेष, खासतौर से हम यादवों की बात करें, वहां पर उनको कुछ ज्यादा सीटें दे दी थी, जिसके चलते भी कहीं ना कहीं जो एक समन्वय बैठना चाहिए था जातिगत, वो भी ठीक से नहीं बैठ पाया। और वो भी एक बड़ी वजह रही है इस नुकसान की। क्या इसको इस चश्मे से हम देख सकते हैं फौरी तौर पर? नहीं, फैक्टर तो देखो इमरान इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब जीत होती है इतनी बड़ी, तो उस इतनी बड़ी जीत में एक या दो कारण नहीं होते, कई कारण होते हैं, तभी वो इतनी बड़ी जीत मिलती है। इसको आसान भाषा में समझाऊं कि अगर आप क्लास टॉपर बनते हैं या यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं, तो एक या दो सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं लाते हैं, आप सभी सब्जेक्ट में लेकर आते हैं। तो जितने मुझे लग रहा है बॉक्सेस टिक कर सकती थी बीजेपी एनडीए, सभी उन्होंने किए। उसी तरह जब आप बहुत बड़ी हार हारते हैं तो उसमें भी मल्टी फैक्टर्स हैं। कांग्रेस एक कमजोर साथी साबित हुई है, तेजस्वी उस तरह से लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए हैं, लालू के वक्त में जो जंगल राज था वो एक फैक्टर हुआ है, टिकटों का वितरण ठीक नहीं हुआ, यादव वोटर है उनमें फूट पड़ी है, यहां तक कि जो मुस्लिम वोटर है उसमें भी महिलाओं ने नीतीश को वोट दिया है, ये भी साफ दिखता है। तो यहां पर भी बहुत सारे जो फैक्टर हैं उन्होंने एक साथ खिलाफ काम किया आरजेडी की, महागठबंधन के। तभी आप देखिए ना, मतलब ये हम कैसे मान सकते हैं कि जो एक
75-80 सीटें आरजेडी कंसिस्टेंटली लाती थी, क्योंकि उसका जो कोर वोटर है 31-32% का यादव और मुस्लिम, अगर वो उसको वोट देता आया है और देता रहा है तो उससे उसको 70-80 सीटें मिलना तो तय है। लेकिन वो अगर 70-80 सीटें भी 40 पर आ रही हैं तो इसका मतलब है उसका कोर वोटर ही लेकिन क्यों हटा है, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ज्यादा इसमें फैक्टर्स हैं, ये देखना होगा कौन कौन सा कितना बड़ा फैक्टर रहा है। जी, कांग्रेस के साथ भी समन्वय की कुछ कमी बड़ी रही, जो कि हमें बहुत ज्यादा नजर भी आने लगी थी। एक दौर ऐसा आया कि राहुल गांधी एक तरह से सिनेरियो से गायब ही हो गए थे, फिर वो आते और आखिर तक रहे, वो अलग विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो गैप बना उसी में सारा खेल हो गया। क्या इसको इस तरह से भी हमारे समझे? साथी इस पर कुछ जवाब दें। अभिषेक, क्या कांग्रेस को लेकर ऑब्जर्वेशन क्या आपकी? इमरान, मैं आपको काफी देर से सुन रहा था, अगर आप थोड़ा सा और इस चीज पर रोशनी डाल सकें कि आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो दावेदार थे, अगर महागठबंधन जीतता तो सीएम की कुर्सी उनकी होनी थी, उनका अपनी सीट पर इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है? ये बड़ा एनालिसिस का विषय है कि अपनी ही सीट पर तेजस्वी यादव का फिर से आगे होकर फिर से पिछड़ जाना, कहीं ना कहीं इस पर बहुत सारे चिंतन और बहुत सारे मनन की जरूरत है कि आखिर उनकी सियासत या उनकी अपनी सीट क्यों पिछड़ रही है। ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर के कई तरह की चर्चा हो रही है, इसको लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मैं नीरज जी के पास भी आना चाहूंगा। नीरज जी, आप इसको किस तरह से देखते? नीरज, उससे पहले एक चीज और, जिस पहलू के बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की, और वो ये कि अगर आप स्ट्राइक रेट के टर्म्स में देखें तो भाजपा से भी बेहतर स्ट्राइक रेट रहा है चिराग पासवान का। 29 सीटें लड़ी, 22 सीटों में लीड कर रहे हैं। फाइनल रिजल्ट आते आते ये गिनती 1-2 ऊपर 1-2 नीचे हो सकती है, लेकिन अगर अभी की बात करें तो लगभग 75% का स्ट्राइक रेट। हाँ, लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट तो अभी 90 के आसपास चल रहा है, क्योंकि बीजेपी लेकिन हाँ, आपकी बात को अगर मैं उस तरह से देखूं कि चिराग पासवान 29 सीटों पर लड़कर 22 सीटें ला रहे हैं, तो ये तो बहती गंगा है। जो आरजेडी है 200 प्लस सीटें बहती गंगा है। वो तो 2014 वाला माहौल है, जिसको टिकट दिया वो जीता। आप अभी कह रहे थे कि इतने मंत्री जीत गए, ये चुनाव हारने के लिए है ही नहीं। मतलब इसमें जिसको टिकट चाहे चिराग ने, जबकि जो चुनाव के पहले का, वोटिंग के पहले का आकलन था, तो टिकट वितरण को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए, क्योंकि सिर्फ आरजेडी ने अपना समय नहीं गंवाया। आप लोग याद कीजिए कि दिल्ली से लेकर पटना तक किस तरीके से मंथन चला। चिराग एक दिन रहते थे पटना में तो दूसरे दिन दिल्ली में, इस लेवल का समय बहुत बर्बाद हुआ। लेकिन हाँ, ये चुनाव कुछ अलग चुनाव है, जिसमें अंडर करंट की भी बात होने लगी है। और वाकई अभी हम जितने मुद्दों पे बात कर रहे हैं, शाम होने दीजिए, उसके बाद एक अलग पहलू निकलकर सामने आएगा और तब तस्वीर साफ होगी कि ये कौन सा चुनाव था। 20 साल की सत्ता के बाद ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें 200 प्लस सीटें आ रही हो। मतलब मुझे तो कोई चुनाव नहीं आता। आपके उसी सवाल पर मैं आऊं। जी हाँ, मेरा सवाल तो आपसे अधूरा रह गया जी। हाँ, तेजस्वी, आप कह रहे हैं कि हारने की बड़ी वजह, एक तो जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, राघोपुर जिस सीट से वो लड़ रहे हैं, चूंकि उनकी पारंपरिक सीट है। अब जब आप अपनी पारंपरिक सीट पर लड़ते हैं, आपके परिवार वाले भी जीत चुके हैं, आप भी रहे हैं, वहां अगर जनता की कोई शिकायत है तो एक तरह आपको उन शिकायतों को ऑन करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो जी नीतीश की गलती की वजह से है या तो एनडीए सरकार की वजह से है। एक तो अगेन निजी एंटी इनकम्बेंसी है, और दूसरा जब हमने कहा कि जनता ने ऐसा लगता है कि मन बना लिया था कि एनडीए की तरफ से वो कोई मंत्री खड़ा हो, उप मुख्यमंत्री खड़ा हो, विधायक हो, कोई न्यू कमर हो, सभी को जिता देंगे। तो उसी तरह जनता ने जब ये तय कर लिया कि सभी को जिता देंगे, तो दूसरी तरफ भी सभी को हारना ही था। और तेजस्वी की हार का जो एक बड़ा कारण अगेन इसमें रहा है ना, वो यही रहा है कि जो बार बार बीजेपी लोगों को याद दिलाने में कामयाब रही है कि अगर ये पार्टी फिर से आ जाती है आरजेडी, तो आप उसी 20 साल पुराने 25 साल पुराने जंगल राज में लौट जाएंगे। और कहने में मुझे कोई दो राय नहीं कि आज के वक्त में जब सोशल मीडिया का इतना प्रचार हो चुका है, वो किस्से कहानियां लोगों को याद हैं, वो पॉडकास्ट के जरिए आती हैं। हमने भी एक पॉडकास्ट इस विषय पे किया था, और उस दौर का ऐसा भी नहीं कि वो कोई हम 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं। जो आज आदमी 30 से 40 साल के बीच में है, 40 से 50 साल के बीच में है, उसने वो दौर देखा है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि बिहार उस दौर में या उस वक्त में दोबारा लौटे। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक फैक्टर बना है। और जैसा आपने पहले भी कहा कि जब बिहार की जनता को दिखता है कि भैया नीतीश मुख्यमंत्री है, तो बीजेपी केंद्र में, उसका साथ नीतीश को मिला हुआ है। इस बार के बजट में बिहार को आंध्र के साथ सबसे ज्यादा अलॉटमेंट हुआ, ये फायदा लोग देख रहे हैं। फिर लोगों को यह भी पता है कि भैया तेजस्वी पर और खुद लालू यादव पर मुकदमे चल रहे हैं। अभी 4 तारीख को मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि उनके ऊपर आरोप तय होने जॉब फॉर लैंड स्कैम में। जब ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं तो लोग अपना, बस एक लाइन में कंप्लीट करूं तो लोग बड़ी खबर आ गई है, इस अंधेरे के सामने इस अंधेरे को क्यों चुनेंगे? जेल से ही जीत गए अनंत सिंह।
बाहुबली अनंत सिंह 56 भोग की तैयारी पहले कर लिया था। सारे एग्जिट पोल एक तरफ और अनंत सिंह का एक तरफ। उनके कार्यकर्ता ने पूरी तैयारी कर ली थी। मतलब पूरे मोकामा वासियों को खाना खिलाने के लिए जो तैयारियां चल रही थी, कई दिनों से आप सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें देख रहे होंगे। और अभी वो सलाखों के पीछे हैं। दुलारचंद हत्या मामले में उनके ऊपर आरोप है। एफआईआर दर्ज होने के बाद माहौल शांत रहा। इसके लिए चुनाव आयोग और बिहार सरकार की दखल के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वो जेल में है, लेकिन जेल से ही वो जीत चुके हैं। और यही मैं इसको अलग तरीके से कहती हूं कि पटना में सुशासन बाबू नीतीश कुमार को कहा जाता है, लेकिन मोकामा आते आते जो पटना जिले में ही है, वहां तक सुशासन बाबू सीधे किसको पसंद करते हैं? उस अनंत सिंह को, जिन पर बाहुबली होने का टैग है या फिर बहुत सारे आपराधिक मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। फिलहाल की बड़ी खबर यह है, ये अलग से इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि मोकामा से अनंत सिंह जीत चुके हैं। उनके सामने आरजेडी ने सूरज भान, जो कि एक दूसरे बाहुबली हैं और दोनों की जाति भी सेम है, भूमिहार जाति से आते हैं, उनकी पत्नी को यानी सूरज भान की पत्नी को टिकट दिया था। तो आरजेडी ने यहाँ पहले तो कलम बांटा और कलम बांटने के बाद तेजस्वी ने फिर वही पैटर्न अपनाया, यानी भूमिहार जाति के बाहुबली सूरज भान की पत्नी को टिकट दे दिया। पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज के कैंडिडेट थे और उन्हीं के चुनावी कैंपेन के दौरान दुलारचंद की हत्या हो गई थी, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन अब ये कोई समीकरण वहां पे काम नहीं किया। जब तक मोकामा में अनंत सिंह है, जीत की गारंटी फिलहाल वो भी उसी तरीके से बने हुए हैं जैसे नीतीश कुमार बने हुए। तो मोकामा की ये अलग राजनीति है और वहां पे बहुत कॉन्फिडेंट थे अनंत सिंह। और अनंत सिंह के तो खूब वायरल चंक्स आपने देखे होंगे, खूब वायरल वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि दिल्ली से जाने वाला हर पत्रकार पहले मोकामा जाता था, अनंत सिंह के पास बैठता था और वही जो उनका अंदाजे बयां है उसके सब मुरीद हुआ करते थे। नीरज, आप कुछ कहना चाह रहे थे? तेजस्वी पे बात कर रहे थे। हाँ, तेजस्वी पर खैर हमने अपनी बात कंप्लीट कर ली थी। लेकिन ये जो चुनाव है, मेरा एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहती हूँ, क्योंकि उसको आपने नीरज बहुत बार दोहराया है कि जो 20 साल पहले वाला जो जंगल राज था, तो ये 20 साल पहले वाला अगर जंगल राज बिहार के वोटर्स को याद है तो 2015 में नीतीश और आरजेडी को क्यों जिताया? 2020 में नेक टू नेक फाइट की स्थिति, तकरीबन 12,000 वोटों का ही फासला था दोनों ही खेमे में। तो ये वाला पैटर्न तो इस बार काम नहीं किया है। इसमें अपवाद सिर्फ ये है कि जनता को जब तक ये लगता है कि लालू नीतीश के साथ आएंगे, उन्होंने ये भरोसा होता है कि नीतीश सीएम बनेंगे, तब तक उनको लगता है कि वो नीतीश कंट्रोल कर लेंगे आरजेडी को। लेकिन जनता अभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। खासतौर पर वो जनता, जो लगातार कह रहा हूँ, जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है, वो अभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। नीतीश के साथ नहीं थे तेजस्वी। 2020 उन्होंने अपने दमखम पे लड़ा चुनाव और वो शानदार परफॉर्मेंस रहा। उनका जो कोर वोट बैंक है, वो तो उनका वोट दे ही रहा है। नहीं तो मेरा कहना कुछ और था। अगर ये जंगल राज का मुद्दा है इस चुनाव में भी, तो फिर 2020 में वो मुद्दा क्यों नहीं था? ये मेरा कंसर्न है। मेरा ये कहना है कि जंगल राज का जो मुद्दा है, वो मुद्दा जो उनका कोर वोट बैंक है उसके लिए। क्योंकि देखिए, बिहार जैसा राज्य, कोई भी राज्य जहां आपको सत्ता में आना होता है, तो आपको अपने कोर वोट बैंक में कुछ और ऐड करना होता है। आरजेडी की अगर पिछले 2 चुनावों की बात करूं, 2015 की बात करूं या 2020 की, वो अपनी 70-80 सीटें लेकर आ रहे हैं। मतलब कोर वोट बैंक उनको वोट दे रहा है, लेकिन वो जो एडिशन होना है वो एडिशन नहीं हो रहा। अब इस बार लेकिन ये हुआ कि वो अपने कोर वोट बैंक से भी हाथ धो बैठे। क्यों हाथ धो बैठे, उसके हमने मल्टीपल कारण बताए हैं। कि जो महिलाओं के लिए उन्होंने किया, उसमें हो सकता है जो यादव महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं, उन्होंने भी नीतीश को वोट दिया, या जो जंगल राज का मामला, उस चक्कर में बाकी लोग भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। और जब वैसे हमने कहा कि जब कोई ओवरवेलमिंग जीत होती है तो उसमें इतने सारे कारण होते हैं। जब मजाक में हम कहते हैं कि अगर मोदी लहर चल रही है या योगी लहर चल रही है, तो उस लहर में आप अगर किसी लैंप पोस्ट को भी खड़ा कर देंगे बीजेपी के टिकट पर, तो वो लैंप पोस्ट भी जीत जाएगा। तो ये वैसा ही चुनाव है। ये वही चुनाव। अभिषेक, आपका कमेंट हमें चाहिए। बिल्कुल, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ इस चीज का कि एक बार जो भी रिजल्ट आना है वो आ जाए, डिक्लेयर हो जाए, और उसके बाद शाम को जब आंकड़े बाहर आना शुरू होंगे, क्योंकि देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि हम बात कर रहे थे इस बारे में कि महिलाओं ने इस तरफ वोट किया, युवाओं ने इस तरफ वोट किया। ये जो बात नीरज आपने अभी अपनी बात खत्म करते करते कही कि मुस्लिम महिलाओं ने कहां वोट दिया है, यादव महिलाओं ने कहां वोट दिया है, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। और जो पहले कहा जा रहा था कि यूथ फैक्टर है, फीमेल्स फैक्टर है, किस हद तक इन लोगों ने ये इंश्योर किया है कि 200 के पार या 200 के आसपास एनडीए पहुंच जाए। और कांग्रेस और आरजेडी के लिए बाइट्स आना शुरू हो गई हैं। हम सुन रहे हैं किस तरह की बातें कही जा रही हैं। अमित मालवीय ने अभी एक तंज कसा है तेजस्वी यादव पर कि वो राघोपुर से ट्रेल कर रहे हैं, जो कि वो ट्रेल कर रहे हैं। इस वक्त देखना होगा कि तेजस्वी यादव खुद की सीट जीत पाते हैं कि नहीं।
प्रशांत किशोर थोड़े समझदार निकले, उन्होंने पार्टी तो शुरू की, 238 सीटों पे लोगों को इलेक्शन लड़वाया तो, लेकिन खुद नहीं लड़े, तो कम से कम इस शर्म से तो बच गए। पर जब हमने शुरू किया था, कल शाम से जब हम बात करना शुरू किया था इस बारे में, तो हम एक बात जरूर कर रहे थे कि जनस्वराज पार्टी कुछ अच्छी शुरुआत करती दिखाई दे रही है, 4% तक वोट ले आएगी। वो भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में कितने वोट लेकर प्रशांत किशोर गए हैं, भले उनको सीटें नहीं मिली। फाइनल तो हम तभी कुछ भी अपने दर्शकों के सामने कहने की स्थिति में होंगे जब सारे समीकरण सारे जोन से हमें मिल जाए। और मुझे अभी भी एक पहलू नहीं समझ में आ रहा है, और वो वाकई चुनाव परिणाम के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि ठीक है, मैं मान रही हूं कि जेडीयू के पास नीतीश कुमार है, स्टिल अभी भी नीतीश कुमार है, वो जब तक रहेंगे, वो अगर ज्यादा सीटें जेडीयू को आई होती तो मैं ये कह सकती थी कि बिहार के वोटर्स ने थैंक यू कहा है नीतीश कुमार को कि आपने 20 साल में बिहार की रूपरेखा बदल दी है। ये सच है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो चलिए, जेडीयू के पास ये फैक्टर है, आरजेडी का उनका अपना वोट बैंक है कि हाँ, एमवाई समीकरण हमेशा उनके साथ रहता है। लेकिन बीजेपी बिहार में बिना चेहरे के, किसी फाइब्रेंट चेहरे के, किस फैक्टर के साथ इतनी बड़ी पार्टी बन के उभरी है, ये डिकोड करना बहुत जरूरी है। इसमें मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि देखिए, जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं ना कि बीजेपी नीतीश को लेकर नाम अनाउंस क्यों नहीं कर रही थी, अमित शाह ने कई बार कहा। दरअसल बीजेपी के भीतर इस बात को लेकर जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, उसको आश्वासन है कि मोदी का चेहरा ही हर राज्य में पर्याप्त है। और बीजेपी को डर कहीं ना कहीं रहता है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो मोदी के अलावा कोई और चेहरा नहीं देखना चाहता, इसलिए बीजेपी बचती है किसी और का नाम लेकर। इसलिए जो आपने कहा कि 90 सीटें बीजेपी को कैसे आ गई बिना चेहरे के, तो हमने मानना चाहिए कि जिस तरह से राजस्थान में, जिस तरह से दिल्ली में बिना कोई सीएम चेहरा अनाउंस किए बीजेपी को कॉन्फिडेंस होता है कि मोदी के नाम पर वोट ले आएंगे, वही कॉन्फिडेंस यहां पर भी बीजेपी को बिहार में था। और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से तो बीजेपी नीतीश का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे पता था मोदी जी पर्याप्त है। और जैसा मैंने कहा कि जब बीजेपी का स्ट्राइक रेट विधानसभा चुनाव में जेडीयू से भी अच्छा है, तो मान के चलेंगे कि बीजेपी को जो वोट मिला है वो जेडीयू के परफॉर्मेंस पे तो मिला ही, सरकार के परफॉर्मेंस पे। ट्वीट डिलीट कर दिया है जेडीयू ने, कोर वोट जो है जेडीयू ने एक ट्वीट किया कुछ घंटे पहले, और उसमें लिखा नीतीश थे, नीतीश हैं, नीतीश रहेंगे। लेकिन वो ट्वीट डिलीट हो चुका है। मतलब जो मैं कहना चाह रही हूँ अपने दर्शकों के सामने कि बिहार में चुनाव परिणाम के साथ आप निश्चिंत मत होइएगा, मतलब नीतीश तो रहेंगे, ट्वीट नहीं रहेगा। लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहिएगा। वो दिलचस्प खेल बिहार का हम जरूर आपको बताएंगे कि अब बिहार में कौन सा खेला होना बाकी है। अभिषेक, अभी वहां पे खेल बाकी है, मतलब वो यहाँ से अब नई शुरुआत होने जा रही है सीटों के साथ। हाँ शायद, लेकिन ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि बीजेपी इतनी जल्दी नीतीश कुमार को नहीं, दरकिनार तो करेगी। और उसका कारण स्वाभाविक है कि 240 सीटें हैं एनडीए के पास केंद्र में, या बीजेपी के पास केंद्र में। वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे, कहीं भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे जिससे ये जो अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं एप्पल कार्ट, इसको कुछ भी हिले, कुछ भी इसमें से गिरे। वो 240 है, 272 का वो आंकड़ा पार ही रहना चाहिए। लेकिन अपने कैडर को एक मैसेज देने के लिए, क्योंकि बिहार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नहीं, बिहार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं हर चुनाव परिणाम के बाद ज्यादा नाराज होते हैं। वो अंदर खाने ये इस बात की चर्चा भी करते हैं कि हमारा सीएम होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा वो 2-3 दिन का वक्त लेंगे। जाती तौर पे तो मुझे लगता है कि बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। नीतीश कुमार थे, हैं, रहेंगे। ट्वीट रहा नहीं रहा वो पता नहीं। मैं कुछ और कह रही थी कि वो अपने कैडर को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे कि हाँ हम कोई चेहरा लेके आ रहे हैं, लेकिन आखिर में नीतीश कुमार ही चेहरा नहीं। उसमें मुझे इसलिए लगता है कि बीजेपी के सामने इसलिए बेचैनी नहीं है क्योंकि आप देखिए राजस्थान का उदाहरण आपके सामने है, वहां भी दावेदार थे कई। दिल्ली का उदाहरण सामने है। बीजेपी क्योंकि एक उस तरह से कार्डर बेस्ड अभी भी पार्टी है जहां पर आला कमान, उस बात को कंप्लीट कर लूं कि अगर मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि नहीं नीतीश होंगे, तो बीजेपी का कार्यकर्ता वहां पर कोई बेचैन होने वाला नहीं है। इतने साल हमने देखा कि सुशील कुमार मोदी भी डिप्टी सीएम रहे, तो उन्होंने कभी सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा, उन्होंने खुद को हमेशा डिप्टी माना। तो ये अनुशासन तो बीजेपी में जो है नेता फॉलो करते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता, जैसे अभिषेक ने भी कहा, मैंने भी कहा कि बीजेपी के लिए अभी जो प्रायोरिटी है, अगर सुशील मोदी का आखिर के कुछ साल याद होंगे तो आपको ध्यान होगा कि सुशील मोदी को ही जिम्मेदार माना गया। कार्यकर्ताओं ने या दिल्ली की टॉप लीडरशिप ने इस बात को माना कि सुशील मोदी ने ही बिहार में बीजेपी को कमजोर किया है, और इसके लिए सुशील मोदी को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। उन्हें पार्टी ने उस तरीके से तरजीह दी भी नहीं। लेकिन इस बीच मैं दर्शकों के सामने एक सवाल रख दूं, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। आप दर्शकों को, यानी लाइव हिंदुस्तान के जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाकर ये जरूर बताएं कि कौन अगला बिहार का सीएम होगा, या बीजेपी क्या कोई सियासी प्रयोग करने जा रही है, या नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो जरूर हमें बताएं, कमेंट जरूर करें। आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, मैं इसी पे यही कह रहा था कि देखिए कौन सी पार्टी सरकार बनाने वाली है, सीएम कौन सी पार्टी तय करने वाली है, आप
वोट जरूर करें। हाँ, ये मैंने कहा कि देखिए, जब भी हम राजनीति में कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं या अंदेशा लगाते हैं या उम्मीद जाहिर करते हैं, तो हर अंदेशा, उम्मीद या प्रिडिक्शन एक पैटर्न पे होता है। बीजेपी की राजनीति का जो 11 साल की केंद्र की राजनीति का पैटर्न है, ये है कि उनको सबसे पहले केंद्र की सरकार की सुरक्षा चाहिए। मोदी जी को हर कीमत पर उस केंद्र की सरकार की सुरक्षा चाहिए। तभी नीतीश दो बार रूठ कर गए थे, उसके बावजूद बीजेपी ने उनको मनाया। बीजेपी को जब पहले अपने कार्यकाल में उनकी जरूरत नहीं थी, तब भी उनको अपने साथ रखा, जब वो जब आरजेडी से अलग होकर आए। तो ये साफ दिखता है बीजेपी की समझ में कि केंद्र की सरकार पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, किसी राज्य में मुख्यमंत्री हो सकता है ना बनाए। और दूसरी बात यहाँ रीमा बहुत अच्छे से समझने वाली, जो मैं ऐड कर दूं, बीजेपी को खुद अच्छे से बहाना है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, जैसी उनकी उम्र है 75-76 के हो गए हैं, तो ये संभवतः उनका आखिरी कार्यकाल होगा। तो जिस गठबंधन को हम इतने साल से निभा रहे हैं, तो हम 4-5 साल और सब्र कर सकते हैं। और बीजेपी को दूसरी बात इससे भी ज्यादा अच्छे से बहाना है कि नीतीश ही जेडीयू है। कल को नीतीश जब पीछे हटेंगे तो बहुत इजीली ये जेडीयू का जो है विलय या उसके लोगों का विलय जो है वो भाजपा में हो जाएगा, और उसके बाद बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। तो बीजेपी इतनी सब्र वाली पार्टी है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, पंजाब में अकाली दल और बीजेपी इतने सालों तक रहे। बीजेपी जब केंद्र में बहुत मजबूत थी, पूरे देश में मजबूत थी, अकाली बहुत कमजोर थी, बीजेपी ने तब भी अकाली का साथ नहीं छोड़ा था। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसी तरह आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी के साथ थी बीजेपी ने, तब भी पीडीपी का साथ नहीं छोड़ा। तो बीजेपी की पार्टी के तौर पर है उसका जो चरित्र, मायावती ने उनको 2 बार धोखा दिया, फिर भी उन्होंने मायावती को नहीं छोड़ा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी भी पार्टी का एक पैटर्न देखिए। तमाम बातों के बावजूद इस बात को हमेशा याद रखती हूँ कि ये बिहार है, ये कुछ और करता है, ये किसी और चीज के लिए जाना जाता है। लेकिन बिहार डिक्टेट तो केंद्र में जो मोदी और अमित शाह उससे हो रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि माइनस नीतीश बीजेपी इतनी आसानी से छा जाने वाली है बिहार में, तो ये फिर 5 साल बाद ही हम बात कर पाएंगे, या बीच में कोई खेल होता है तो हम बात कर पाएंगे। मैं बस इसको ऐसे समझता हूं, बीजेपी को लगता है क्योंकि अन्य प्रदेशों की तुलना में बिहार बहुत अलग है। मतलब आप कैप्टन अमरिंदर या पंजाब से बिहार की कोई बात है। जब बीजेपी को ये पता है यार, जो चीज आसानी से ठंडी करके खाई जा सकती है, जब 4 साल बाद हमें हमारा सीएम बना ही लेना है और उसके बाद हमें ही बिहार पे राज करना है, तो फिर अभी की हड़बड़ी में इस सरकार पे हम संकट क्यों लेकर आए? मुझे नहीं लगता बीजेपी कहीं से भी ऐसी कोई बेवकूफी करेगी। फिर भी 0.1% में राजनीति की अनिश्चितता के हवाले कर देता हूं। जेडीयू की भी है 81 सीटें, अभी फिलहाल का जो रुझान है उसके मुताबिक 81 सीटें, तो मतलब इनके पास भी विकल्प है। अगर जोड़ गांठ करना चाहे नीतीश कुमार तो विकल्प उनके पास भी है। मैं उसमें बता देता हूं, अभी जो जेडीयू की सीटें हैं, अगर उसमें वो आरजेडी की सीटें ऐड भी कर ले, कांग्रेस की सीटें भी ऐड कर ले, तो भी जो आंकड़ा वो 121 पे पहुंचता है। वो 121 पे पहुंचता है इसलिए क्योंकि बीजेपी, एलजेपी, हम और आरएलएम के साथ पे 122 के आंकड़े बड़ी खबर आ रही है, और वो इतनी बड़ी खबर है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। राघोपुर से 10,000 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। क्या बिहार का नंदीग्राम बनने जा रहा है राघोपुर? मतलब ममता बनर्जी की तरह ये भी सीट अपनी हारेंगे। बहुत दिलचस्प बिहार का चुनाव हो चुका है। तेजस्वी के पास ये तो तर्क होगा कि सीटें उनकी कम आ गई या कांग्रेस पार्टी की वजह से वो हार गए, लेकिन खुद की सीट हारना, अगर वो अभी तक पीछे चल रहे हैं, और 10,000 बिहार जैसे प्रदेश में बहुत बड़ा मार्जिन है। क्योंकि अगर मैं 2020 फिर आपको याद दिलाऊं तो जीत हार का फासला कई सीटों पर 1,500, 2,000 इतना ही रहा है। तो इस एंगल से राघोपुर को लेकर अब कुछ भी हो सकता है। मतलब अब वहां से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स थे कि यादव भी कह रहे थे कि अब हम वो नहीं है, हम लालू के राज वाले यादव नहीं है, हम तो ये देखेंगे कि तेजस्वी यादव हमारे बाढ़ ग्रस्त इलाके में आते हैं या नहीं। मैं फिर अपने दर्शकों के सामने दोहराऊंगी कि देश के तमाम वो राजनेता जो अपने आप को भगवान मान बैठते हैं, ऐसी सियासी घटनाओं से सबक लेना चाहिए। मात्र राजधानी पटना से 35 से 40 मिनट की दूरी पर राघोपुर है, लेकिन तेजस्वी यादव को वहां जाने में बहुत वक्त लग जाता है, और इस बात की ही नाराजगी वहां के लोगों में है। अगर वो सीट ये लूज करते हैं तो सतीश राय जो बीजेपी के चेहरा हैं और वो ग्राउंड पर हमेशा बने रहते हैं, उन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को हराया जो बिहार की पूर्व सीएम है, तेजस्वी यादव की मां है और लालू यादव की धर्मपत्नी, और सियासी बागडोर एक वक्त में उन्होंने आरजेडी की उन्हीं के हाथों में सौंपी थी। तो 2010 में इसी राघोपुर ने लालू परिवार को सबक सिखा दिया है, और क्या राघोपुर ने फिर से वही मन बना लिया है? क्योंकि 10,000 अगर आंकड़े से पीछे होना अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। 10,000 वोटों से पीछे होना कोई मामूली बात नहीं है बिहार जैसे प्रदेश के लिए। अभिषेक, बिल्कुल लग तो ये रहा है हार जीत चुनाव होता ही है, कोई हारेगा कोई जीतेगा,
लेकिन बिहार में जो हो रहा है, जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, आप शब्द यूज नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स में, लेकिन आप अगर अपनी सीट इतनी बुरी तरह से हार रहे हैं तो ये तो भाई आप जलील हो रहे हैं। राजनीति में अगर वो सीट जहां पर आपका दबदबा है, आपकी जाति वर्ग का दबदबा है, वहां पर भी अगर आप 10,000 से पीछे चल रहे हैं, देखना होगा फाइनल नंबर्स क्या आते हैं। अभी ऑफ कोर्स रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है कि वो नंबर क्या होने वाला है, बट जो भी कहें, ये 10,000 से पीछे रहना तेजस्वी का, एग्जिट पोल दिखा रहे थे, कुछ एग्जिट पोल्स ये कह रहे थे कि तेजस्वी थोड़े से पॉपुलर हैं यंग जनता में, बिल्कुल थोड़ा सा आश्चर्यजनक तो और है। इसमें एक चीज और है, हालांकि जैसे हमने कहा कि अभी तो बहुत सारे इसके विश्लेषण होंगे, तो लेकिन एक विश्लेषण जो और साफ तौर पर सामने दिखता है कि भारतीय राजनीति जिस रूप में बदल रही है कि राहुल गांधी भी हार रहे हैं, अब तेजस्वी यादव भी लगातार हार रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि जनता इस बात के दबाव में नहीं आ रही कि आपके पिताजी, आपके परिवार भी सत्ता में रहे और उन्होंने बड़ा नाम कमाया। जनता किसी भी आदमी से पूछ रही है कि तुम बताओ तुम्हारा योगदान क्या है, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है, तुमने क्या काम किया है, और अगर तुमने काम नहीं किया तो मैं इस बात के दबाव में नहीं आने वाला हूं कि आपके पिताजी 20 साल मुख्यमंत्री रहे, आपके पिताजी प्रधानमंत्री रहे। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा भारत की राजनीति में बदलाव है। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं जल्दबाजी होगा परिवारवाद को इस तरह से खारिज करना, लेकिन ये साफ दिखता है परिवारवाद की कम से कम यहाँ पर वीवीआईपी हार है। सीट, उसकी स्थिति में बता दूं, अलीनगर मैथिली ठाकुर 5,000 वोटों से आगे चल रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू 7,000 वोटों से आगे चल रही है मैथिली ठाकुर। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि अन्य प्रदेशों के जब वोटों की काउंटिंग होती है तो वहां पे हम 50,000, 60,000, 1 लाख सुनते हैं, लेकिन बिहार में अगर किसी सीट पर किसी जीत हार का फासला भी हम देख रहे हैं तो 1,000 में ही रह रहा है। मतलब 7,000 से मैथिली ठाकुर आगे है। यहां भी कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो एनडीए के सीटों का आंकड़ा है, जो संख्या है, उस मुताबिक तो हम कह सकते हैं कि मैथिली ठाकुर हो या कोई भी XYZ हो, इस चुनाव में तो बहती गंगा में सब हाथ धो रहे और कोई भी जीत सकता है। तो मैथिली ठाकुर को लेकर भी जो बहुत नाराजगी शुरुआती वक्त में दिख रही थी, वो सब कुछ मैनेज हो गया है, सब कुछ कंट्रोल हो गया है। इसके लिए भी थोड़ा अभी इंतजार करना होगा। लेकिन ये वीवीआईपी सीटों की स्थिति फिलहाल हम आपको बता रहे हैं और फिर हम लौटेंगे तेजस्वी यादव पे। इस चुनाव में हालांकि तेजस्वी यादव के पास नीतीश कुमार की तुलना में या बीजेपी के अन्य नेताओं की तुलना में बहुत वक्त है, बहुत यंग है वो, लेकिन यहां से 5 साल और मेहनत करना, क्योंकि पिछले अगर मैं 2020 को याद करूं तो उस समय वो मजबूत स्थिति में थे, विपक्ष में ही सही लेकिन ताकतवर स्थिति में थे, इतनी कम सीटों के साथ। और अगर वो राघोपुर हार जाते हैं तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। फिर वहां से तो मतलब तेजस्वी के लिए भी बहुत मुश्किल और बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा। अभिषेक, बिल्कुल, ये चुनाव, मेरा मानना है कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष जो है वो जरूरी होता है, लेकिन बिहार की जनता ने जो संदेश दिया है मतों के द्वारा, वो तो ये है कि पूरा का पूरा सरकार का ही है, विपक्ष तो अब क्या ही रह गया। अगर तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता होने वाले थे, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति इलेक्शन शुरू होने से पहले भी कुछ खास मजबूत नहीं थी, तो विपक्ष के नेता तो तेजस्वी यादव ही रहने वाले थे। लेकिन अब जो विपक्ष का नेता अगर वो अपनी सीट हार रहा है, तो जो बिहार में अगले 5 साल होने वाला है, पता नहीं उसका डायरेक्शन क्या होगा, दिशा क्या होगी। बिना विपक्ष वाला बिहार। बिल्कुल। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है, इसका हमने पहले भी जिक्र किया, दोबारा उसे हाईलाइट करना जरूरी है कि अगर राजनीति पार्टियों को ये संदेश जाता है कि भैया देखिए नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए ट्रांसफर किए, इससे पहले हरियाणा में ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, ये तो बड़ा अच्छा विनिंग फॉर्मूला है, तो ये मुझे लग रहा है भारतीय राजनीति में एक प्रथा बन जाएगी कि किसी भी राज्य में चुनाव होगा, उसके महज 2-3 महीने पहले जो मौजूदा सरकार है वो महिलाओं के नाम पर या किसी भी नाम पर 2,000 रुपए 3,000 रुपए दे देगी। इससे आप भले ही सहायता मान लीजिए, स्वावलंबन मान लीजिए, लेकिन ये तो है ही कि आप पैसे दे रहे हैं, उसके बदले में वोट मिलने की अपेक्षा कर रहे हैं। अब सवाल ये कि ज्यादातर राज्य, कितने राज्य ऐसे हैं जो अपने बजट से, अगर मैं इसको छोटा उदाहरण दूं, महाराष्ट्र ने जो इस तरह की स्कीम चलाई है जिसमें महिलाओं को पैसे दिया रहा है, 60,000 करोड़ रुपए का बजट है। जी हाँ, इसके सामने अगर आप इसरो के बजट की तुलना करें तो आपको शर्म आ जाए, इसके सामने अगर भारत के खेल के बजट की तुलना करें तो आपको शर्म आ जाए। तो जो देश इतना विकासशील देश है, जहां पर अभी विज्ञान की जरूरत है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, अगर वो देश फ्रीबीज के नाम पर, या मैं से कुछ भी कहूं, इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लोगों को सिर्फ कैश ट्रांसफर कर रहा है, तो उससे वो स्वावलंबी तो कम से कम नहीं हो रहे हैं। और अगर बाकी पार्टियों ने भी, बाकी सरकारों ने भी अपने राज्यों में इस तरह की प्रथा फॉलो करनी शुरू कर दी, तो ये अर्थव्यवस्था
जनता को कहां लेकर जाएगा ये तो मुझे लग रहा है जानकार ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन सिलसिला शुरू हो चुका है नीरज, ये तो दिल्ली में ही पानी बिजली से जो सिलसिला शुरू हुआ था उसका हश्र भी तो देखो ना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ये सब राज्यों में वो है कि राशि कम थी और उधर वहां कैश सीधे ट्रांसफर कर दिया चुनाव से पहले। उसका हश्र भी तो हुआ। फिर हिमाचल में खबरें आई कि सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। पंजाब आज तरह के किस तरह के दबाव में सबके सामने आई। तो ऐसा थोड़ा साउथ के भी एक राजनेता ने हाथ खड़े कर दिए थे कि पैसे नहीं है मेरे पास, कर्नाटक में मैं ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा। बीच में ड्राइवरों को देने के लिए पैसा नहीं था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। कर्नाटक में भी इस तरह की खबरें आई थी। तो आपको इसको नुकसान तो उठाने पड़ेंगे ना। जनता ही अगर ये एस्पायर कर रही है कि भैया हमें इतना मुफ्त मिल जाए या इतने में हो जाए, तो उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, तो फिर होगा क्या? नौकरी के लिए लोग दूसरे राज्यों में जाएंगे और जो जनता वहां रह जाएगी उसको आप इस तरह की चीजें देकर खुश करें और वोट खरीदें। तो यशवंत देशमुख को मैं यहाँ CHDS वाले जो हैं उनको मैं कोट करना चाहती हूँ। अब क्योंकि हम लोग अलग तरीके से इस पे बात कर रहे हैं, अब वो तो चुनावी पैटर्न को इतने सालों से देख रहे हैं क्योंकि CHDS वो खुद चलाते हैं। अब उनका तर्क ये था, जो मैं सुन के हैरान भी हुई कि अगर इतने एक्सपर्ट लोग इसको इस तरीके से फ्रीबीज को बढ़ावा देंगे। उनका तर्क ये था कि अगर महिलाओं को कैश ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो मैं इसे फ्रीबीज नहीं मानता हूं, मैं इसे महिलाओं को सशक्त करना मानता हूं। तो ठीक है, अगर बिहार की या किसी भी प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करना है तो सरकार गठन के, जैसे नीतीश जी ने अगर 2 दिन बाद शपथ लिया तो शपथ के अगले दिन 10,000 क्या 20,000 2 लाख जितना मन उतना ट्रांसफर कीजिए, शायद सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाए और उसके बाद कोई कैश ट्रांसफर करे तो इसको बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल, मतलब लोग भी इसको महिला के नाम पे इस फ्रीबीज को दरकिनार कर रहे हैं। जैसे आप बार बार इस पॉइंट को लेके आ रहे हैं, आप देखिए कोई इस पे बात नहीं कर रहा है कि किसी भी राज्य की आर्थिक सेहत पर इसका कितना खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है। मतलब जो बजट शिक्षा पे खर्च किया जा सकता है, जो बजट अपराध मुक्त बिहार या प्रदेश कोई भी राज्य हो उस पे खर्च किया जा सकता है, वो सारे पैसे कहां जा रहे हैं? ट्रांसफर किए जा रहे हैं फ्रीबीज के तौर पे। मैंने एक एग्जांपल दिया तो था, पिछले साल महज $15 मिलियन क्या था, कुछ नहीं, $15 मिलियन का निवेश जो है बिहार में उद्योगों के नाम पर हुआ है। ज्यादातर पैरामीटर में अभी भी बॉटम 2 स्टेट में। ये एक पहलू है, लेकिन बात यह है कि अगर आप चुनाव इस तरह की राजनीति करके जीत रहे हैं तो फिर उसकी परवाह किसको होगी? और जो वो फैक्ट्री की बात हो रही थी, बहुत अच्छा प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव एक मोमेंट बहुत बढ़िया तैयार कर रहे थे। क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो एक जर्नलिस्ट होने के नाते होने के साथ साथ मैं वहां की हूँ, तो मुझे भी एक तकलीफ है कि वहां फैक्ट्री या रोजगार के साधन होने चाहिए। अब इस प्रचंड बहुमत के बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बीजेपी कोई फैक्ट्री नहीं लगाने वाली या नीतीश कुमार कोई फैक्ट्री नहीं लगाने वाले हैं। वहां पे होगा यही कि अब फिर चुनाव आएगा, फिर फ्रीबीज देंगे। अब एक तो पैटर्न सेट हो गया ना। तो इसीलिए राजनीति में मुझे याद है दिग्विजय सिंह ने बहुत बार पहले बात की थी कि जो चुनाव होते हैं वो काम करके नहीं जीते जाते हैं, चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। अब इस मैनेजमेंट में आप जातियों को मैनेज कर लीजिए कि मेरा ये जातिगत समीकरण होगा, चुनाव जीत जाऊंगा, या मैं जनता को इस तरह से फ्रीबीज दे दूं या कुछ भी दे दूं, इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि नीतीश ने जो किया उनकी नीयत खराब है, लेकिन उसका एक व्यवहारिक पक्ष भी है जिस पर बात होनी चाहिए। व्यवहारिक पक्ष ये है कि भैया आप पर कितना आर्थिक दबाव पड़ेगा, आपके राज्य की सेहत क्या है, आपने शराबबंदी भी कर रखी है जिससे बड़ी एक रेवेन्यू जनरेशन होता था, वो रेवेन्यू जनरेशन भी नहीं हो रहा, और वो एक पैरेलल काला बाजारी हो रही है शराब की, उससे माफिया लोग कमाई कर रहे हैं। इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। तो आप कमा कहां से रहे, इस बात का भी तो जवाब दीजिए। अभी तो केंद्र में बीजेपी का सहयोग, आपको वहां से भी मदद मिल रही है, पैसा मिल रहा है, लेकिन ये सारी चीजें चलेंगी कहां? और बीजेपी या केंद्र भी पैसा दे रहा है, वो भी तो अल्टीमेटली जनता का ही पैसा है। अब तो इस प्रचंड बहुमत के बाद आप सवाल पूछने की स्थिति में नहीं है। आप बीजेपी के किसी भी लीडर से या जेडीयू के किसी भी लीडर से या पूरे एनडीए गठबंधन के किसी भी नेता से बात कीजिए, आज वो आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाले, क्योंकि उनके पास है कि हम चुनाव जीत चुके हैं और जो जीता वो बाजीगर, तो बाजीगर जवाब नहीं देगा। चलिए, जो जीता जो बाजीगर, तो फिर हम जीत की बात करते हैं। अभिषेक, एक मुद्दा हम यहाँ पर और लेकर आना चाहेंगे अगेन, कि ये जो बैक टू बैक सेटअप जो हैं, सेटबैक्स जो हैं, जो विपक्ष को मिल रहे हैं, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक, ये विपक्षी राजनीति जो लगातार कमजोर हो रही है, ये भी तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है ना, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि अगर किसी भी पार्टी को लगता है या धड़े को लगता है कि उसको तो कहीं से कोई चुनौती मिल नहीं रही है, और गलती विपक्ष की भी है कि भैया आपको अभी तक फिगर आउट ही नहीं कर पाए कि हमें वोट चोरी को मुद्दा बनाना है नहीं बनाना, हमें ईवीएम खराब हो जाती है इसे मुद्दा नहीं बनाना, और जनता इमोशनली किस मामले से कनेक्ट कर रही है, अगर आपको इस बात की भी समझ नहीं है तो ये बीजेपी तो ये समझ पैदा नहीं करेगी उनमें। ये बात